हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान के रिलेशन के बारे में कि ये दोनों आपस में कैसे, इनका संबंध है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शिक्षा और मनोविज्ञान को डिस्कस किया था अलग अलग, और अगर आप वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर वहाँ देखें हमारे चैनल BLED कोर्स पर, और हमारे BLED कोर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बाकी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, अपना ज्ञान अर्जन करिए। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के रिलेशन के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को हल करने में मनोविज्ञान से सहायता ली जाने लगी। इसे हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारे कोर्स को समझने में, उसे रुचिकर बनाने में सहायता देती है। इसीलिए शिक्षा शास्त्रियों ने हमारे कोर्स में इसे रखा है। और हम किसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो टीचर की ट्रेनिंग करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कोर्स में ये शामिल किया गया है, जो कि BLED सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में है। तो फर्स्ट टॉपिक भी है और इसमें रिलेशन दोनों का स्थापित करना है। तो मैंने यहाँ लिया है मानव व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, मनोविज्ञान और शिक्षा को जोड़ने की कड़ी है। जैसे कि मानव व्यवहार है तो ये शिक्षा जो है ये परिमार्जन करता है और मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो जब ये मनोविज्ञान शिक्षा जब परिमार्जन करता है तो शिक्षा इसमें सहायता करती है, और जो शिक्षा है जब ये अध्ययन करता है तो इसमें मनोविज्ञान सहायता करती है। तो इस जो स्ट्रक्चर है, इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है वो किसी भी विषय को या मानव व्यवहार को परिमार्जित करती है, और जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो शिक्षा सहायता करती है, और जब शिक्षा परिमार्जन करती है तो मनोविज्ञान सहायता करता है। फिर इन दोनों के संबंध के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। तो उनका मत हम देख लेते हैं अब। जैसे कि BN झा हैं, इनके अनुसार है कि शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार वह किया जाता है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। और सेकंड ब्राउन के अकॉर्डिंग है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसमें शिक्षा का ही यूज हुआ रहता है। क्रो के अकॉर्डिंग है, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास की कैसे की व्याख्या करता है। जो मनोविज्ञान है वो कैसे की व्याख्या करता है, यानी कोई भी चीज़ हुआ है तो वो कैसे हुआ है। जैसे कि आविष्कार हुए हैं तो किस प्रकार से हुए हैं, तो इसका अध्ययन करता है। या बालक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो इसका अध्ययन मनोविज्ञान करता है। और शिक्षा क्या पढ़ना चाहिए बालक को, इसका अध्ययन करता है। तो वही क्रो के अकॉर्डिंग है कि मनोविज्ञान कैसे की व्याख्या करता है और शिक्षा क्या की व्याख्या करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान जब मिला लेंगे तो ये सीखने की क्यों और कब की व्याख्या करता है। अब इसके पश्चात है मनोविज्ञान का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव। फर्स्ट है मनोविज्ञान तथा शिक्षा का उद्देश्य। क्रो के अकॉर्डिंग है, मनोविज्ञान शिक्षा के लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता। वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमें एकदम बतला सकता है कि कोई लक्ष्य निराशाजनक रूप से बादलों में है कि उसको पाया जा सकता है। जैसे कि हम एम बना लिए हैं तो उसके लिए क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि उसको केवल हम अपने आशा में छोड़ दिए हैं, अपना स्वप्न एक छोड़ दिए हैं कि वो हमारे स्वप्न में ही रह गया है। उसके लिए हम कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए मनोविज्ञान इतना तय करके समाप्त नहीं हो जाता कि यह संभव है अथवा असंभव, बल्कि मनोविज्ञान यह निश्चित रूप में बता सकता है कि उन्हें किन साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य प्राप्त की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए मनोविज्ञान सबसे अधिक सहायक है।
जैसे किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसमें हम जो शिक्षा अर्जन करते हैं तो मनोवैज्ञानिक जो विधियां रहती हैं उन्हीं के द्वारा ही हम शिक्षा का अर्जन करते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा इसमें ये भी है कि जैसे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो शिक्षा ऐसे प्रदान करनी चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो। फिर सेकेंड टॉपिक है मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, यानी मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम में क्या यूज़ है। मनोविज्ञान की सहायता से हम पाठ्य विषयों पर पाठ्यवस्तु को सरल से जटिल की ओर के सिद्धांतों के आधार पर निश्चित कर सकते हैं। ये पद्धति कहाँ से आई? मनोविज्ञान से आई। जैसे कि हम अगर पहले सरल चीज़ बच्चों को समझा देंगे तो जटिल चीज़ समझाने में दिक्कत नहीं होगी और बच्चे भी समझ जाएंगे। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो जटिल समझा देंगे, बच्चे जटिल चीज़ जल्दी नहीं समझ पाते। उनको पहले किसी भी टॉपिक का एकदम सरलीकृत करो, फिर उसके बाद उसे कठिन की ओर लेकर जाओ। और उन पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो बालक है उसकी अवस्था क्या है सीखने की। अगर एकदम छोटा सा बालक है तो उसको हम ऐसे बताते चले जाएंगे, नहीं समझ पाएगा। उसको अगर हम मूर्त वस्तुओं को दिखाएंगे तो वह जल्दी समझ पाएगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियाँ मनोविज्ञान का शिक्षण विधि में क्या यूज है। मनोविज्ञान ने प्राचीन शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके ऐसी विधियों को जन्म दिया है जिससे बालक स्वयं रुचिपूर्वक सीख सकता है। जैसे हम बालक को अगर पारंपरिक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनको रुचिकर नहीं लगेगा, तो वो पढ़ाई से दूर भागेंगे। अगर हम बच्चों को नए नए इनोवेशन ला करके, वस्तुओं को दिखा करके प्रत्यक्ष विधि से समझा रहे हैं तो बच्चे खुद से अच्छे से पढ़ाई करेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। नवीन शिक्षा प्रणालियों में मॉन्टेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली और ह्यूरिस्टिक प्रणाली, ये जो विधियां हैं ये मनोविज्ञान की विधियां हैं। इसके द्वारा बालकों में रुचि का विकास होता है और उन्हें उनके रुचि स्वभाव के अनुसार शिक्षा भी दी जा सकती है। रॉयबर्न का ये कथन है कि मनोविज्ञान के ज्ञान में प्रगति होने के कारण ही शिक्षण विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मनोविज्ञान का जब यूज किया जाने लगा शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा और अच्छे से प्रभावशाली और हितकर होने लगी और बच्चे उसे अच्छी तरीके से पढ़ने भी लगे और अध्ययन भी करने लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मनोविज्ञान तथा बालक, यानी कि मनोविज्ञान का बालक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जब हम शिक्षण विधि पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग चलाएंगे, यानी इसमें जो पढ़ाया जाता है अब वर्तमान समय में, तो इसमें शिक्षण केंद्रित नहीं रहता है, वो विधियाँ बाल केंद्रित रहता है कि ताकि जो सीखने वाला है बच्चा है यानी कि बालक, उसका विकास हो सके, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। इसके संबंध में पेस्ट्रोलॉजी का कथन है कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अध्यापन नहीं बल्कि विकास है। ये नहीं है कि केवल हम किताबी जो चीज़ लिखा गया है उसको ही समझा दें, उनको ज्ञान दें कि उनका विकास हो सके, वे आगे चलकर अपना फ्यूचर भी सेव कर सकें और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। रूसो के अकॉर्डिंग है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना चाहिए। इनके अनुसार ये है कि जैसे कि अगर जो बालक है उसको हम जैसे पुस्तक हम इत्मीनान से पढ़ते हैं, वैसे हम अगर बालक का भी अध्ययन कर लेंगे कि इसकी रुचि किस में है, इसको कब पढ़ाई करने में अच्छा लगता है और ये किस तरीके से पढ़ता है, अगर इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कर लेंगे, बालक के बारे में जान लेंगे, तो उसको पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं है। कहा भी जाता है कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, बालक के लिए शिक्षा नहीं है। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान तथा पाठशाला, यानी कि मनोविज्ञान का पाठशाला पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहले था एक साथ सबको बैठाकर एक प्रकार की सबको शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के समय में युग बदला है, पढ़ाई भी बदल गई है, बच्चों के सोचने समझने की तरीका भी बदल गया है। तो पाठशाला को किस प्रकार से निर्मित करें। जैसे कि बच्चे को चित्र उत्र ज़्यादा समझ में आता है तो छोटे बच्चों की क्लास में चित्र उत्र वाला जो रहता है वो सब फीचर्स ज़्यादा बना दिए जाते हैं ताकि बच्चे उससे अपने रुचि के अकॉर्डिंग उसे देख सकें, पढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा को मनोविज्ञान ने बांध लिया है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की उपयोगिता को जांचने के लिए सबसे अच्छा स्थान है पाठशाला। पाठशाला ही एक स्थान है जहां बालक का गुरुओं के द्वारा विकास होता है। और बच्चे पाठशाला में जब जाते हैं तो वो
विभिन्न बच्चों के संपर्क में रहते हैं, यानी कि उसका जो समाज रहता है वो छोटे छोटे बच्चे उसके साथी लोग रहते हैं, उसके टीचर्स रहते हैं। तो इस प्रकार उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास होता है। तो यह किसके कारण संभव हुआ? मनोविज्ञान की विधियों के कारण संभव हुआ। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि जो मनोविज्ञान के द्वारा ही ऐसा संभव हुआ है कि बालक को उसकी रुचि के अनुसार, रुझान के अनुसार, क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा दिया जाए। तो ये सब व्यक्ति जो वर्गीकरण किया गया है कि इनकी रुचि क्या है, उसी प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए, या उसकी क्षमता क्या है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखता है, तो उन सबको ही शिक्षा प्रदान कैसे किया जाए, ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है? मनोविज्ञान के द्वारा। तो इसी के संबंध में कुप्पुस्वामी ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान ने इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अनुशासन स्थापित करने में सहयोग। जैसे कि प्राचीन समय में जब मुगल कालीन शिक्षा थी, बौद्ध कालीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो जैसे कि मुगल कालीन शिक्षा में दंड का बहुत ज़्यादा प्रावधान था। तो उसमें दंड ऐसे दिया जाता था कि बच्चों को जानवरों के साथ, जैसे बंदरों के साथ, बिल्लियों के साथ बांध कर पेड़ से लटका दिया जाता था और मुर्गा बनाया जाता था। यानी कि दंड का जो दमनात्मक नीति थी वो लागू थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। बच्चों को सहानुभूति दिया जाता है। अगर वो गलती करते हैं तो गलती क्यों करते हैं, उसके पहले कारण का पता लगाते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। पुरस्कार, अगर अच्छा कार्य करते हैं बच्चे तो उसको पुरस्कृत करते हैं, और अगर बदमाशी करते हैं तो उसको समझाते हैं। यानी कि आज ऐसा नहीं है कि दमनात्मक नीति का फॉलो करें। अब युग बदल गया है। अब बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता है, बल्कि उनको समझाया जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है? मनोविज्ञान के द्वारा संभव हुआ है। फिर उसके बाद है समय सारणी के निर्माण में सहायक। यानी कि जैसे मनोविज्ञान के द्वारा ही ये संभव हुआ है कि जैसे कि बच्चों को कठिन विषय पहले पढ़ा दिया जाए। कठिन विषय जैसे कि विज्ञान है, साइंस है, तो ये सब विषय जो हैं उनको पहले पढ़ा दिया जाए ताकि वो थके ना रहें, और फिर उसके बाद सरल विषयों को बाद में किया जाता है, और बीच बीच में उनका मनोरंजन कराते जाएं ताकि उनको ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो और चीज़ों को वो आसानी से समझते जाएं। फिर इसके बाद है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का महत्व। स्किनर के अनुसार है कि कक्षा, शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता है। शिक्षा फिर स्किनर का ही ये तीनों कथन है, इन्होंने ही तीनों कथन दिया है। तो इसमें है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये बालकों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये बालकों को जो पढ़ाते हैं यानी कि टीचर, उनके लिए भी उपयोगी है। फिर उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जैसे कि हम लोगों को तैयार करने का आधारशिला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि हम लोग तो भावी टीचर हैं, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तो जो टीचर हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी बोनस्टोन है, यानी कि आधारशिला है। तो इंग्लिश में लिखा गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। फिर उसके बाद है मनोविज्ञान तथा मूल्यांकन। जैसे कि पहले के समय था केवल लिखित और मौखिक परीक्षा प्रणाली अपनाई जाती थी, लेकिन आज के समय में इसके साथ साथ ओरल और रिटन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, इंटेलेक्चुअल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा है, ताकि जो बालक है उसका सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। जैसे कि अगर लिखित और मौखिक परीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो उनका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाता है, उसकी योग्यता का और बाकी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान के द्वारा इन विधियों का प्रयोग किया गया ताकि बच्चों का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके, इवोल्यूशन किया जा सके। फिर है इसके बाद मनोविज्ञान तथा निर्देशन। यानी कि मनोविज्ञान का बच्चों को कैसे गाइडेंस किया जाए, कैसे वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाएं, इसके लिए मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग किया गया है। तो हसबैंड के अनुसार है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने,
समाज में उसको उसके स्थान के लिए फिट करने में सहायता देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, वो एक ही क्षेत्र में ना अच्छे रहें, बाकी सभी क्षेत्रों में वो अच्छा कार्य करें, तो इसके लिए मनोविज्ञान ही उपयोगी है। और बच्चों को जैसे कि वो आगे चल कर के इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में निर्देश देने के लिए जो टीचर होते हैं मनोविज्ञान का ही सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार का तात्पर्य होता है शिक्षा बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय बालक की प्रकृति, रुचि, क्षमता, योग्यता, विकास की अवस्थाओं आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। मनोविज्ञान व्यक्ति पर ध्यान के अलावा उसके व्यवहार और आचरण क्या हैं, कैसे हैं, इसका भी अध्ययन करता है। अब है शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। इसके पहले था कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव, अब इसका विपरीत है कि शिक्षा का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। जैसे कि एक जो जड़ होता है उसकी विभिन्न शाखाएं होती हैं, उसमें से अलग अलग शाखाएं रहती हैं, वैसे ही एक मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जड़ है, उसकी एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु समृद्ध है। तो जैसे कि मनोविज्ञान का ही प्रयोग करके, इसी की विधियों का प्रयोग करके जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में समृद्धता हासिल की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रकार की समस्याएं आती थी, तो उसका शोध जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही किया गया है कि बच्चों को, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं उनकी गति सीखने की धीमी होती है, तो उनको किस प्रकार शिक्षा दिया जाए। बहुत जो होते हैं बहुत तीव्र गति से सीखते हैं चीज़ों को, तो उनको किस प्रकार शिक्षा दिया जाए। तो ये सब जो शोध हुआ है तो वो मनोविज्ञान पर ही आधारित है। स्किनर के अकॉर्डिंग है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा को आधार देता है। बी.एन. झा के अकॉर्डिंग है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यानी कि जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है वो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मनोविज्ञान की उस पर कृपा है, क्योंकि बच्चों को हम शिक्षा से देते चले जाएंगे और विभिन्न विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो शिक्षा होती है तो वो बोरियत महसूस होने लगेगी बालक को। बालक ज़्यादा देर तक पढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम उसमें विभिन्न इनोवेशन लाएंगे, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे, तो बच्चा उसे अच्छे तरीके से सीखेगा और ज्ञानार्जन भी करेगा। जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग है मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना शिक्षा में किसी आवश्यक और महत्वशील समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। करेंगे भी तो ऐसा समाधान केवल शास्त्रीय ही होगा, उसका व्यवहारिकता से कोई सरोकार नहीं होगा। अतः लास्ट में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। तो गाइज आज मैंने शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध बताया है। शिक्षा का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव है और मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का जो कथन है उसको आप एक अलग जगह लिखकर उनको ट्रिक बनाकर एक अलग तरीके से याद करिए, ताकि आप लोगों को याद रहे और वो भूले ना। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में जब जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो कौन सी परिभाषा किनके अनुसार थी ये सब भूल जाती है, क्योंकि वही हम तुरंत रटे रहते हैं तो भूल जाते हैं उसको। अगर हम जैसे कि बी.एन. झा है तो इनके अनुसार इसमें कोई ट्रिक बनाओ, अगर ट्रिक बनाकर आप लोग चीज़ों को याद करेंगे तो वो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा और स्थायी भी रहेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज आप लोग हमारे चैनल को BLED कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। तो गाइज थैंक यू।